करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि एवरेज का है, यानी औसत का। देखिए वैसे तो आज के टाइम में एवरेज बंदे का कुछ भी नहीं हो पाता। आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो यू हैव टू बी मोर देन एवरेज, यानी एवरेज से आपको अधिक होना ही पड़ेगा। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब तक नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन लेना मुश्किल ही रहेगा। तो देखते हैं पहले कि भाई एवरेज आप निकालते किस तरीके से थे। आज की क्लास में ये देखेंगे कि एवरेज होता क्या है, किस किस तरीके से निकाला जाता है। हेडिंग डालते हैं एवरेज की। एवरेज यानी औसत। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। वैसे तो आप में से हर बच्चा ये जानता है कि एवरेज क्या होता है। अगर आप देखें, मान लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, ये पांच नंबर है आपके पास और इनका आपको औसत निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ये कि एक ऐसा नंबर निकालना है कि यदि वो सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके। यानी अगर आपने देखते हैं, बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीद के लाते हैं, मान लेते हैं कोई चीज आपने 10 रुपए किलोग्राम, कोई 20 रुपए प्रति किलोग्राम, कोई 30 रुपए प्रति किलोग्राम, कोई 50 रुपए, कोई 12 रुपए। आखिरी में आप आए और आपने देखा कि भाई जो एवरेज रहा 25 रुपए प्रति किलोग्राम। 25 रुपए प्रति किलोग्राम यानी सभी वैल्यू जो है, आपको सभी चीजें लगभग अगर देखी जाए, ऐसी एक वैल्यू जो सभी की पड़ी वो पड़ी आपको 25 रुपए की। तो यानी जो सस्ती चीज है वो भी 25 की पड़ी और महंगी चीज है वो भी 25 की पड़ी। तो ये हो गया आपका औसत, यानी इसी को आप एवरेज का नाम दे देते हैं। यानी अगर मेरे पास 5 संख्या है x1, x2, x3, x4, x5, तो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। और इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी जो ये है इनकी संख्या, यानी मैं देखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका औसत हो जाएगा जिसे आप एवरेज बोलते हैं, यानी ए। तो यानी कभी भी आपको औसत निकालना होता है तो आप इसी तरीके से करते हैं। औसत देखिए किसी भी चीज का निकल सकता है, चाहे वो आप देखते हैं वेट का निकल जाएगा, हाइट का निकल जाएगा, यानी जो भी चीज आप चाहें हर किसी सकते हैं। औसत के अंदर हम बेसिकली वही क्वेश्चन देखेंगे जो एलिगेशन मिक्सचर के अंदर बचे रह गए। तो यानी काफी सारे औसत के क्वेश्चन जो हैं वो एलिगेशन मिक्सचर के अंदर आते हैं, जिसमें हम काउंट करते हैं। वहां पर आप मीन प्राइस निकालते हैं, मीन वेट निकालते हैं, मीन हाइट निकालते हैं। तो यानी जो बीच में टर्म आती है वो भी वहां पर एवरेज ही कहलाती है। यानी एवरेज बोले या मीन बोले, बात एक ही रहेगी। अगर आप देखते हैं, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अगर मैं देखता हूँ एवरेज हो गया आपका ये, इसको आपने ए बोल दिया। अब पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर एन बढ़ा देता हूं, तो जो नया एवरेज होगा यानी ए डैश, वो मेरा क्या होगा, ए प्लस
एन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी प्रत्येक टर्म में आप जो भी चीज जोड़ेंगे तो नई एवरेज जो होगी पुरानी एवरेज में उतना ही जोड़ना पड़ेगा। यानी इसे अगर आप लिखते हैं तो आप इसे इस तरीके से लिख देंगे। यानी ये आपने देखा, इसको अगर मैं लिखता हूं तो आप इस तरीके से लिख देंगे x1 से लेके x5 अपॉन 5 प्लस 5n अपॉन n इक्वल टू a डैश। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका a आ गया और ये आपका n हो गया। तो नई जो औसत हो गई आपकी वो a प्लस n हो गई। इसी तरीके से आप माइनस में कर सकते हैं। अगर मैं सभी में से n घटा देता हूं तो जो नई औसत है उसमें से भी n घट जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट वही है। यानी कोई भी चीज अगर इंडिविजुअल टर्म में ऐड कर रहे हैं तो वो औसत में ऐड हो जाएगी। कोई भी चीज अगर इंडिविजुअल टर्म से माइनस कर रहे हैं तो भी वो औसत से ऐड हट जाएगी। सेम ही चीज आपने देखा अगर मैं सबको n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो नया औसत आएगा वो भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं सभी को n से डिवाइड कर देता हूं तो जो नया औसत आएगा वो भी n से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है एवरेज की। यानी कोई अगर आपने एवरेज निकाला है, अब किसी ने क्वेश्चन दिया कि भाई हर टर्म के अंदर आपने 10 जोड़ा तो नई एवरेज बताइए, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी, पुरानी एवरेज में 10 जोड़ देंगे। अब उसने बोला कि भाई नहीं है, हर एक टर्म के अंदर 10 घटा दिया गया, अगर 10 घटा दिया गया तो नई औसत में से भी निकालेंगे अगर तो पुरानी औसत में से 10 घट जाएगा। अब उसने बोला कि हर संख्या को 10 से गुणा किया गया तो 10 से गुणा किया गया तो नई औसत भी 10 से गुणा हो जाएगी। अगर उसने बोला हर संख्या को 10 से भाग किया गया तो नई औसत भी 10 से भाग हो जाएगी। यानी पुरानी औसत को 10 से भाग करेंगे नई औसत आ जाएगी। तो ये चीजें लिख लीजिए पहले, बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपको ध्यान रखनी है। यानी चाहे प्लस करें आप, इससे आपको एक बात पता लग गई, चाहे आप प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें डिवीजन करें, अगर प्रत्येक टर्म में ये चीज होती है, हर एक में प्लस हो रहा है कोई टर्म, हर एक में एक्स एन प्लस हो रहा है तो औसत में एन प्लस हो जाएगा, हर एक में एन माइनस हो रहा है तो औसत में एन घट जाएगा, हर एक में एन गुणा हो रहा है तो औसत में एन गुणा हो जाएगा, हर एक में एन डिवाइड हो रहा है तो हर एक औसत में एन भाग हो जाएगा। तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो लिख लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं आपकी, वो लिखते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज लिखिए, पहले थोड़ी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं।
n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n इंटू n प्लस वन होगा। पहली n विषम संख्याओं का औसत n होगा। पहली n सम संख्याओं का औसत n इंटू n प्लस वन होगा। n प्राकृतिक संख्या का औसत ये है। पहली n विषम संख्याओं का औसत n है। n इवन नंबर आपको दे रखे हैं तो उनका औसत n इंटू n प्लस वन हो जाएगा। देखिए इसे मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि एवरेज आपने पढ़ा था सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, ये सम है सभी के अंदर, यानी योग ये है n से भाग किया, योग ये है n से भाग किया, योग ये है n से भाग किया, तो ये n प्लस वन आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये सारी चीजें आपको ध्यान रखेंगे जिसपे बेस आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए एवरेज के अंदर ना एक चीज हो रहा है, कई क्वेश्चन आपके ऐसे पढ़ते हैं जो क्वाइट कैलकुलेटिव होते हैं, यानी अगर आप मेंस वगैरह के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन उठाएंगे उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कैलकुलेटिव हैं। तो देखिए कैलकुलेशन के लिए एक बहुत बढ़िया हथियार मैंने आपके लिए करा रखा था, आपको ने क्लास में भी किया है वो, जिसका नाम है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एवरेज के अंदर। तो एवरेज की बड़ी कैलकुलेशंस के अंदर हम हमेशा डीएसई लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, पहले थोड़ी चीजें और लिख लेते हैं इसके बारे में। n लगातार नंबर, n लगातार संख्याओं का औसत यदि n विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या औसत होगी। यदि n सम संख्या है तो मध्य की दो संख्याओं का औसत उनका औसत होगा। दोबारा से बोल देता हूं एक बार, यदि n लगातार संख्याओं का औसत, यदि n विषम संख्या है तो मध्य संख्या होगी, और यदि n सम संख्या है तो मध्य की दो संख्या का औसत होगा। यानी एक बार मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर
जैसे आपने देखा 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, अगर n की वैल्यू ऑड हो गई, एवरेज क्या था, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यानी इसका औसत 3 आ जाएगा। अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसका मैं औसत निकालता हूँ। अब देखिए औसत अगर आप निकालते हैं इसका, n की वैल्यू क्या है, इवन है, 1 2 3 4 5 6, तो बीच की दो टर्म आप देखते हैं अगर, तो बीच की दो टर्म ये आ गई 3 + 4, तो ये हो गया आपका 7, और इनका औसत हो गया 7/2, यानी 3.5। 3.5 इसका औसत हो जाएगा। अब आप देखते हैं एक बार दोबारा से, n की वैल्यू अगर ऑड है तो बीच वाली संख्या औसत होगी, n की वैल्यू अगर इवन है तो बीच की दो संख्याओं का औसत निकालेंगे, वो इसका औसत हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, आगे काफी सारी जगह आप यूज कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन हालांकि इतना इजी टाइप आता नहीं है आपका, पेपर में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, अब देखिए अगर मेरे को औसत निकालना है, मान लेते हैं मेरे पास संख्या है 3 6 और 12, इसका मेरे को औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे 12 6 18 3 21, 21 इसका सम हो गया और 3 टर्म है, तो एवरेज आपका 7 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप एज्यूम मीन से भी कर सकते हैं। एज्यूम मीन यानी माना गया औसत, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एज्यूम मीन या एवरेज, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 3 संख्या आपको दे रखी है, अगर इसका औसत आपको निकालना है, मैं कोई भी ये मान लूंगा, कोई भी संख्या इनके बीच की मैं औसत मान सकता हूँ। मान लेते हैं, मैं 10 मान लेता हूँ कि 10 इनका एवरेज है। ये क्या है, माना गया एवरेज। जो असली एवरेज है वो आप बाद में निकालेंगे, पहले आपने देखा कि माना गया एवरेज जो है, आपने कोई भी एक संख्या मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आप चाहे तो इससे कम भी मान सकते हैं, ज्यादा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब आपने देखा है जो एज्यूम मीन है, 3 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। 6 से कितना ज्यादा है, आपने देखा ये 10, आपने देखा यहाँ पर 10 है और ये 3 है, यानी कितना कम है, ये 7 कम है। ये कितना कम है, 4 कम है। ये कितना कम या ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। अगर आप देखते हैं तो ये टोटल हो गया -9, तो -9 तो सम के अंदर ज्यादा होगा, यानी योग में ज्यादा होगा। अगर योग में -9 ज्यादा है तो मैं देखूंगा औसत में कितना ज्यादा होगा। औसत अगर मैं निकालता हूँ -9/3, जो कि -3 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो औसत हमने लिया था ना, वो औसत में से 3 घटाना पड़ेगा, तब असली औसत आएगा। यानी 10 में से आप 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और वो ही आपका औसत था यहाँ पर। एक बार दोबारा से समझेंगे बात को, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 9 10 11 12 13 1 4 3, कुछ भी, यानी जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। आपने देखा, आपने औसत लिया 10, ये एज्यूम्ड मीन है, यानी जो आपने माना है। आपने देखा जो मानी गई
एवरेज थी वो इससे कितनी दूर थी, ये संख्या 3 जो है इससे कितना कम है, 7 कम है। ये संख्या इससे कितनी कम है, 4 कम है। ये संख्या इससे कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। आपने देखा टोटल में कितना ज्यादा हो गया, टोटल में 9 कम हो गया। अगर टोटल में 9 की कमी है तो औसत में कितने की कमी होगी, 3 की कमी होगी। तो 10 में से 3 कम कर देंगे, आंसर आपका 7 आ जाएगा। इसी को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं आपने एवरेज कुछ और मान लिया, या 10 ना लेके मैंने एवरेज ले लिया 1। वैसे 1 हो नहीं सकता पर फिर भी मैं लेके देखता हूं। अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या होगा, ये नंबर मैंने देखा कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा हो गया। ये मैंने देखा कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा हो गया। ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा हो गया। तो 11 5 16 और 2 18, यानी आप देखते हैं टोटल के अंदर 18 ज्यादा होना चाहिए। टोटल के अंदर 18 ज्यादा होना चाहिए, तो औसत के अंदर कितना ज्यादा होना चाहिए, औसत के अंदर 6 ज्यादा होना चाहिए। यानी एक में अगर आप 6 प्लस कर देंगे तो नया औसत आ जाएगा, यानी जो असली औसत है आपका ये 7 आ जाएगा। तो यानी आपने देखा कि नंबर आप कोई भी मान ले, फर्क उससे नहीं पड़ रहा है। चाहे वो नंबर आपने 1 माना तब भी औसत 7 आ रहा था, चाहे वो नंबर आपने 10 माना तो भी औसत आपका 7 आ रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली एज्यूम मीन का, यानी आपने अपने हिसाब से कोई भी नंबर एवरेज मान लिया। फिर आपने ये देखा कि जो दिए गए नंबर हैं वो इससे कितने ज्यादा हैं। आपने देखा टोटल 18 ज्यादा हो गया, तो औसत कितना ज्यादा होना चाहिए, औसत होना चाहिए 6 ज्यादा, यानी आपका आंसर आ गया 7। आइए बढ़ते हैं आगे। ये चीज समझने वाली थी, इसे समझ नहीं है आपको ये। देखिए अगर मैं बोलता हूँ 4 नंबर है मेरे पास, ए बी सी डी, जिसका औसत ए है। अब आपने देखा मैंने एक में 10 घटा दिया, एक में 20 घटा दिया, एक में 30 घटा दिया, एक में कुछ नहीं घटाया। कुछ भी कर सकते हैं आप। अब मैं अगर नया औसत घट निकालता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, यानी ये भी औसत ये है, माइनस 10 20 30 अपॉन 4, ये आपका नया औसत आ जाएगा। यानी ये आपका पुराना औसत था, ठीक है, ये आपका नया औसत आ गया। यानी कभी भी आपको क्या चेक करना है, कुछ भी रिजल्ट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले ये देखना है। देखिए पुरानी एवरेज आपके पास है ये, ये अब नई एवरेज मेरे को निकालनी है। अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ तो मैं इस तरीके से पहुंच गया -60/4, और ये आ गया -15, तो ए डैश हो गया आपका A-15। अब मैंने आपसे एक बात बोली, आपको केवल क्या चीज देखनी है, सबसे पहले इन सभी टाइप के क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि कोई भी चीज बढ़ रही है या घट रही है तो उससे टोटल पे कितना फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले आप ये निकालेंगे। सबसे पहले आपको अगर ये पता लगता है कि टोटल पे इतना फर्क पड़ रहा है, फिर आप उसके बाद ये देखेंगे कि एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा।
यानी उसे n से डिवाइड कर देंगे। तो सेम क्वेश्चन अगर मेरे सामने है बिल्कुल, तो मैं इसे सीधा सीधा देखूंगा, इसे मैं इस तरीके से नहीं देखूंगा। मैं कैसे देखूंगा, देखिए आपने देखा नई एवरेज आपको निकालनी है ए डैश। अब या तो वो ए से ज्यादा होगी या कम होगी। अब क्योंकि मैंने देखा कि सभी के अंदर माइनस हो रहा है, तो एवरेज ए से तो कम होगी। फिर मैंने देखा कितनी कम होगी। अगर मैं देखता हूँ टोटल के अंदर कितना चेंज आ रहा है, 30, 20, 50 और 10, 60, 60 का चेंज आ रहा है। पर ये चेंज किसके अंदर है, ये चेंज है टोटल के अंदर। एवरेज के अंदर अगर मैं चेंज निकालता हूं तो 4 टर्म है, तो यानी एवरेज कितना कम हो जाएगा, 15 कम हो जाएगा। तो नया एवरेज आपका ए माइनस 15 हो जाएगा। तो यानी इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में लगभग आप ये करेंगे, सबसे पहले देखेंगे टोटल में कितना चेंज आ रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे एवरेज में कितना चेंज आ रहा है। तो ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का। तो एवरेज में आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है पढ़ते वक्त। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। एक आदमी चावल के 7 बैग प्रत्येक 800 रुपए की दर से खरीदता है। और 8 बैग प्रत्येक 1000 रुपए की दर से खरीदता है। और 5 बैग प्रत्येक 1200 रुपए की दर से खरीदता है। तो चावल के एक बैग की औसत कीमत क्या होगी। एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है, करंट में। देखिए एक बात दोबारा से बोल देता हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो। एक आदमी चावल के 7 बैग प्रत्येक को 800 रुपए की दर से खरीदता है। और 8 बैग प्रत्येक को 1000 की कीमत से खरीदता है।
और 5 बैग प्रत्येक को 1200 रुपए की कीमत से खरीदता है, तो एक बैग का औसत कीमत कितना पड़ेगा? आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है उसने। अगर ये क्वेश्चन हम करते हैं बेसिक कैलकुलेशन से, एवरेज कैसे निकालते हैं? सम निकालते हैं और सम को n से डिवाइड करते हैं। टोटल कितने बैग हो गए यहाँ पर? 5 और 8 13 और 7 20। और सम अगर आपको निकालना है तो आपको पता है 7 इंटू 800 प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 1200। तो ये आपकी औसत कीमत आ जाएगी एक बैग की। इसी को आप देखिए डायरेक्ट अगर मैं देखता हूं, अगर मैं ये क्वेश्चन देखता, यानी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20 से भाग करेंगे, फिर आंसर आपका आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता, यही कैलकुलेटिव पार्ट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता डीएस का, जो आपने पढ़ा हुआ है, काफी जगह लगाया हुआ भी है। सबसे पहले मैं लिखता कितने बैग हो गए? 7 8 15 और 5 20। 20 का मतलब हो गया 2, क्योंकि 20 के अंकों का योग कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 कभी भी नीचे आता है तो हम क्या करते हैं? 2 को हटा देते हैं और उसे 5 से गुणा कर देते हैं ऊपर वाले भाग को। तो देखिए 2 मैंने हटा दिया, ऊपर वाले भाग को 5 से गुणा कर दिया। अब केवल मेरे को अंकों का योग लिखना है। देखिए 7 8 56, 56 का मतलब 2 हो गया। 8 एकम 8, ये मैंने 8 लिख दिया। 12 पंजे 60, ये मैंने 6 लिख दिया। अगर आप देखते हैं इसके टोटल अंकों का योग कितना हो गया? 10 और 6 16, 16 यानी 7, और 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8। तो जिसके अंकों का योग 8 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप देखते हैं ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो एवरेज के अंदर देखिए डिजिटल सम का एक स्पेशल रोल है। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको जो दिखाऊंगा कि भाई डीडीएस लगा के आप इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान कर सकते थे। तो देखिए इस टाइप की कैलकुलेशन आपकी किसी भी क्वेश्चन में बन सकती है। तो डीएस आपने पढ़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल करिए, ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पच्चीस परिणामों का औसत 18 है। पहले 12 का औसत 14 है। आखिरी 12 का औसत 17 है। तो 13वां परिणाम होगा, यानी 13वीं वैल्यू बतानी है, 13वां नंबर बताना है।
25 परिणामों का औसत 18 है, पहले 12 का औसत 14 है, आखिरी 12 का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या आपको बतानी है क्या होगी। देखिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली 12 वैल्यू जो है आपकी, पहली 12 वैल्यू का औसत जो है 14 दे रखा है। 13वीं वैल्यू आपको नहीं पता है, और आखिरी में 14 से 25 तक का औसत आपको 17 दे रखा है, और सभी का औसत आपको दे रखा है 18। ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से है। अगर आप देखिए ध्यान से देखते हैं, 13वीं वैल्यू आपको निकालनी है, और 13वीं वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप देखते हैं 13वीं वैल्यू जो आएगी, इसके पास 18 तो होगा ही होगा, यानी ये वैल्यू 18 तो होनी चाहिए। 18 के अंदर कुछ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि औसत 18 का मतलब है सबको 18 18 दे दिया जाए। पर आप देखते हैं कि यहाँ पर सबको 18 नहीं दिया गया, यहाँ तो सबको 14 दिया गया है। तो औसत में कितनी कमी आ गई यहाँ पर औसत में कमी आ गई 4 की। सबको 18 दिए जाना था, यानी सारी वैल्यू 18 होनी चाहिए थी, पर सारी वैल्यू 14 है। तो आपने देखा है कितनी कम हो गई, 4 कम है एवरेज के अंदर, और ऐसी कितनी वैल्यू है, 12 वैल्यू है, यानी 48 जो टोटल है वो कम होगा। यानी जो 13वीं वैल्यू होगी उसके अंदर 48 ज्यादा होना चाहिए इसका। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, ये सभी 18 होनी चाहिए थी, यानी सभी वैल्यू आप देखते हैं 18 होनी चाहिए थी, पर ये 17 है। यानी इनके पास कितनी कमी रह गई, एक एक की कमी रह गई। आपने देखा सभी वैल्यू को 18 होना चाहिए था, 1 से लेके 25 तक, पर ये 1 से लेके 12 तक क्या है, 14 है, यानी 4 कम है। और 4 हर वैल्यू कम है, हर वैल्यू कम है, तो यानी यहाँ टोटल में कितना कम हो गया, 48 कम हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं, यहाँ आप देखते हैं, यहाँ आप देखते हैं प्रत्येक वैल्यू जो है एक कम हो रही है। प्रत्येक वैल्यू अगर एक कम हो गई तो आपने देखा टोटल में कितना कम है, 17 कम है। तो यानी ये कमी और ये कमी कौन पूरी करेगा, ये कमी पूरी करेगा बीच वाला नंबर। यानी बीच वाला नंबर अगर आप देखते हैं 13th नंबर, तो 13 नंबर होगा आपका 18 प्लस 48 प्लस 17। तो टोटल करेंगे अगर इसे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 नहीं है, ये 12 है। एक सेकेंड, ये 12 होगा आपका,
क्योंकि ये 12 संख्या है, 17 तो इसका औसत है, तो ये 12 आ जाएगा। तो यानी 12 भी इसमें जुड़ेगा, 17 नहीं जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा। तो आपने देखा जो टोटल आएगा वो आपका 78 आ जाएगा। यानी जो तीसरी वैल्यू है, 13th वैल्यू, वो आपकी 78 हो जाएगी। 78 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले देखा औसत क्या होता है। औसत अगर 18 है, इसका मतलब है 1 से लेके 25 तक सभी नंबर 18 होंगे। आपने देखा 1 से लेके 25 तक सभी नंबर अगर 18 होने चाहिए, पर आपने देखा पहले से लेके 12 तक सभी नंबर क्या है, 14 है। यानी हर नंबर कितना कम है, 4 कम है। और ऐसे कितनी संख्या है, 12 संख्या है। तो टोटल में कितना कम हो गया, 48 कम हो गया। तो इसका एवरेज 18 मेंटेन करने के लिए जो 13वीं वैल्यू है उसकी वैल्यू इससे इतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो यानी इतनी ज्यादा हो जाएगी 48। यानी इसकी कमी कौन पूरी करेगी, 13वीं वैल्यू कम पूरी करेगी। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ देखते हैं प्रत्येक वैल्यू 1 कम है, यानी 12 कम हो गया। तो ये भी 13वीं वैल्यू में ज्यादा होना चाहिए। तो यानी 13वीं जो वैल्यू होगी उसके बाद 18 तो होगा ही होगा, 48 और होगा क्योंकि इसकी कमी पूरी करनी है, 12 और होगा क्योंकि इसकी कमी पूरी करनी है। तो टोटल आपका 78 हो जाएगा। 13 वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 78 आ जाएगा। इसी को आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेता हूं मैं। अगर आप देखते हैं 25 रिजल्ट का औसत जो है आपको 18 दे रखा है, 25 इंटू 18, ये आ गया आपका 1 से लेके 25 तक। इसमें से अगर मैं घटा देता हूं 1 से लेके 12 तक, यानी 12 इंटू 14, इसी में से मैं घटा देता हूं 14 से लेके 25 तक। तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी टोटल आपने निकाला 25 का, उसमें से 12 और 14 से लेके 25 वाला घटा दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आप कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, डीएस आप लगा सकते हैं, लास्ट डिजिट पे आप काम कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं डीएस में लगाता हूं इसके अंदर, डीएस लगाते हैं अगर आप, या फिर आप एक सीधी सी बात देखते हैं, एक बहुत सीधी सी बात अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 3 आ रहा है, इसके अंदर 3 आ रहा है, इसके अंदर 3 आ रहा है, तो आंसर में 3 आएगा ही आएगा। यानी डीएस अगर नहीं भी लगाते हैं तो कई जगह आप ऐसी भी चेक कर सकते हैं। मैंने देखा 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब आप देखते हैं ये दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन देखिए किस बेस पे डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, आखिरी संख्या पे डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। अगर मैं लास्ट डिजिट देखता हूँ इसका, यानी 5 अट्ठे 40 यानी 0, इसका देखता हूँ 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, इसका देखता हूँ 2 सत्ते 14 यानी 4 हो जाएगा। यानी एक तरीके से ये 10 है, 10 में से 8 और 4 12 यानी 2 घटाएंगे, ये लास्ट में 0 है, 2 घटाएंगे तो लास्ट में 8 मिलेगा आपको। तो 8 आपको इसमें मिल रहा है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जा रहा है, देखिए एवरेज का कॉन्सेप्ट तो आपको बताना ही है, साथ के साथ ये भी देखना है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आसान किस तरीके से हो सकता है।
यानी मैंने बताया था आपको, आप डीएस भी यहाँ लगा सकते हैं। डीएस के अलावा कई बार आप ये चीजें भी देख सकते हैं, जैसे मैं देखता हूँ 3 3 3, तो आंसर में 3 आएगा ही आएगा। 3 आपने देखा सी बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में है। उसके बाद आपने देखा बी और डी किस बेस पे अलग हो सकते हैं, आखिरी संख्या पे अलग हो सकते हैं। मैंने आखिरी संख्या ही चेक कर ली कि आखिरी संख्या क्या आएगी। 5 अट्ठे 40 यानी 0 हो जाएगा। 2 चौक 8 यानी 8 आ जाएगा। 2 सत्ते 14 यानी 4 आ जाएगा। 8 4 12 यानी 2 हो जाएगी आखिरी संख्या। 0 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी कंपनी का 7 वर्ष का किसी कंपनी का 7 लगातार वर्षों का खर्चे का औसत 78 लाख रुपए है। यदि आखिरी 4 वर्ष का औसत 78 लाख नहीं 83 लाख है। यदि आखिरी 4 वर्ष का औसत 90 लाख है और पहले 4 वर्ष का औसत 78 लाख है, तो उसका चौथे वर्ष का खर्चा होगा। ये लाख में है सारी रकम, 91 93। ये सीजीएल 17 का ही क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से बोल देता हूं। किसी कंपनी के 7 लगातार वर्षों का खर्चे का औसत 83 लाख है। यदि पहले 4 वर्ष का औसत 78 लाख है और आखिरी 4 वर्ष का औसत 90 लाख है, तो 4 साल का चौथे साल का खर्चा होगा। देखिए, एक तो मैं वैसे ही देख सकता हूं, इसे ऊपर से आप इसे कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं पहले 4 वर्ष का औसत जो आपको दे रखा है 78 लाख, आखिरी 4 वर्ष का औसत आपको दे रखा है 90 लाख और वैसे औसत है आपका 83 लाख। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का फिक्स तरीका है, ये ध्यान ही रखना है आपको। कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। 17 का क्वेश्चन है, सीरियल 17 का। अगर आपने देखा ये 83 है, यानी सभी
को 83 होना चाहिए, इसका मतलब ये है सभी को 83 होना चाहिए, पर आपने देखा यहाँ कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, हर वैल्यू 5 कम है और ऐसी 4 वैल्यू है, यानी टोटल में 20 कम हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ देखता हूं, यहाँ अगर औसत देखा जाए तो 7 ज्यादा है और ऐसे भी 4 वर्ष है, तो यानी यहाँ जो औसत आया वो 28 टोटल आया, 28 ज्यादा हो गया। अब क्योंकि चौथा वर्ष बीच का वर्ष है, तो यानी चौथे वर्ष के पास 83 तो होगा ही होगा, साथ के साथ 28 माइनस 20 ये आ गया 8, इसके पास 8 और होना चाहिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए पहले 4 वर्ष का 78, आखिरी 4 वर्ष का 90, औसत 83 है, यानी सारी वैल्यूज 83 होनी चाहिए थी, पर ये वैल्यू 78 है, यानी 5 कम है और ऐसी 4 वैल्यू है, तो ये यानी कितने कम हो गया, 20 कम हो गया। आपको 4 से 7 का अगर देखते हैं तो ये 7 ज्यादा है और 7 चौक 28 हो गया, ये कितना ज्यादा हो गया, 28 ज्यादा हो गया। यानी जो चौथी वैल्यू बीच में आ रही थी इन दोनों के, यानी फोर्थ इसमें भी है और इसमें भी है, तो चौथी वैल्यू के अंदर 28 माइनस 20 यानी नेट जो है 8 और प्लस होना चाहिए, तब जाके ये एवरेज बैठेगा। यानी चौथी जो वैल्यू होगी उसके पास 83 तो होगा ही होगा अपना, पर वो इस कमी को भी दूर करेगा, यानी 28 माइनस 20 यानी +8, तो यानी +8 इसमें जुड़ जाएगा और आंसर आपका 91 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कितना ज्यादा या कम हुआ, कितना ज्यादा या कम हुआ, औसत में जोड़ दिया या घटा दिया, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप बना भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को अगर मैं बनाता हूं तो देखिए बनाते हैं, अगर ये पहले 4 साल का औसत है, यानी 1 2 3 4, आखिरी 4 साल का औसत क्या है, ये है 90 इंटू 4, यानी 4 5 6 7। अगर मैं इसमें से 1 से लेके 7 तक का योग घटा देता हूं, तो देखिए यहाँ पर क्या था, 1 से लेके 7 तक है, पर 4 दो बार है, यहाँ 1 से लेके 7 तक है, तो बचेगा क्या, चौथा बच जाएगा। तो यानी फोर्थ ईयर का रेवेन्यू आपके सामने आ जाएगा। यानी आपने देखा पहले 4 वर्ष का टोटल, उसके बाद 4 वर्ष का टोटल, फिर आपने 7 वर्ष का घटा दिया, क्योंकि चौथा वर्ष यहाँ 2 बार आ रहा था, तो आपने चौथे वर्ष में देखा कि एक चौथा वर्ष तो यहाँ पर कट जाएगा, एक बच जाएगा और वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि आपने प्रीवियस मेथड में देखा था कि चौथा वर्ष 2 बार आ रहा है, तो आपने देखा चौथे वर्ष में नेट कितना चेंज होना चाहिए, ये चीज आप यहाँ देखते हैं। अगर अब देखिए कैलकुलेशन मेरे को करनी है, अब कैलकुलेशन करने के यहाँ आपके पास 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके देखिए क्या हो सकते हैं, या तो आप देखते हैं लास्ट डिजिट। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है जिसके अंदर ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन में हम केवल आखिरी संख्या पे काम करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर आखिरी संख्या
8 चौक 32 यानी 2, ये 0 आ गया। 3 सत्ते 21 यानी 1, यानी 1 आपका लास्ट डिजिट होगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज को आप डीएस से भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका ऐसा नहीं है कि पेपर में आप ये चीज कैलकुलेट करने बैठेंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगी पेपर में इस टाइप की। आपने देखा इसके अंकों का योग मैं निकालता हूं, 7 और 8 15, 15 यानी 6, 6 चौक 24 यानी 6। इसको तो आप 0 लेते हैं क्योंकि 9 आ गया यहाँ पर। 8 और 3 11 यानी 2, 2 सत्ते 14 यानी 5। तो यानी जो आंसर होगा उसके अंकों का योग 1 होगा। 1 आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए खाली औसत ही नहीं करनी है आपको, आपको केवल ये भी देखना है कि भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट आप किस किस तरीके से छोटा करेंगे। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, लास्ट डिजिट आपने पढ़ा हुआ है, डीएस आपने पढ़ा हुआ है, पर एप्लीकेटिव पार्ट है जो आप चैप्टर में यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोमवार, मंगलवार, और बुधवार। तो औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को ये तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार को ये तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। तो सोमवार को ये तापमान कितना रहा होगा? देखिए ध्यान से सॉल्व करिए, पेपर में आया वही क्वेश्चन है। लगभग सारे क्वेश्चन हम वही डिस्कस करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, यानी एवरेज के मैक्सिमम हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है और जो डिफरेंट वेराइटी के हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो सिंपल ही है क्वेश्चन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का औसत 40 डिग्री है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत 41 डिग्री है। अब देखिए ध्यान से बात समझिएगा, अगर मैं इस वाली इंफॉर्मेशन से ये वाली इंफॉर्मेशन घटाता हूं, ट्यूसडे वेडनेसडे चला जाएगा, बचेगा थर्सडे माइनस मंडे, के औसत में अंतर आ गया
का। देखिए यहाँ पर आप अगर देखते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत है ये 40, यहाँ पर ये औसत 41 है। अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो थर्सडे माइनस मंडे का जो औसत आएगा उसका अंतर है 1, और थर्सडे माइनस मंडे का अंतर आ जाएगा 3 डिग्री। थर्सडे को टेम्परेचर उसने दे रखा है 42 था, तो मंडे को रहेगा 39, तो 39 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले से करा होना चाहिए, सीधा सीधा आपको देखना है। अगर मैं देखता हूं सीधा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो कॉमन चीज कौन सी है, ये दोनों। अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला पार्ट घटाता हूं तो 41 में से 40 गया, बचा 1, और वो क्या है, थर्सडे माइनस मंडे। पर ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये एवरेज वर्ड यूज हो रहा है। एवरेज का मतलब डिवाइड बाय 3, तो यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी ये अगर 42 है, ये आ जाएगा आपका 39, तो 39 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं करना था इसके अंदर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीन वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत 17 वर्ष था। एक बच्चे के पैदा होने से उस परिवार का औसत, परिवार की आयु का औसत समान है, तो बच्चे की वर्तमान आयु होगी। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। 3 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की आयु का औसत 17 वर्ष था। एक बच्चे के पैदा होने से परिवार की आयु का औसत अभी भी समान है, तो बच्चे की वर्तमान आयु आपको बतानी है। देखिए बात ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5, 5 बंदों का औसत 17 है। 5 बंदों का अगर औसत 17 है, इसका मतलब हो गया सबको मैं 17-17 ले सकता हूँ।
अब उसने एक बात बोली यहाँ पर कि अब 6 बंदे हो गए, और औसत अभी भी 17 है, यानी औसत पहले भी 17 थी और औसत अभी भी 17 है। यदि आप देखते हैं 17 का मतलब है ये सब 17 होना चाहिए था। अब आपने एक बात देखी, ये कंडीशन है 3 वर्ष पहले की। 3 वर्ष बाद की कंडीशन अगर मैं निकालता हूं, देखिए आपको एक बात बताई गई थी, अगर 3 वर्ष, अगर आपकी और मेरी आयु कुछ 17 वर्ष है मान लेते हैं औसत, अगर 3 वर्ष बाद की बात देखी जाए तो मेरी आयु में भी 3 वर्ष जुड़ेगा और आपकी में भी 3 वर्ष जुड़ेगा, हमारा औसत 20 वर्ष हो जाएगा। यानी सेम चीज जो ऐड होती है वो औसत में ऐड हो जाती है, ये हमने आज स्टार्टिंग में ही देखा था। अब आपने देखा पहले 17 थी, तो सबकी उम्र में 3-3 वर्ष अगर बढ़ेगा तो वर्तमान में ये 20 आ जाएगा, यानी ये भी 20 होना चाहिए था, ये भी 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए। इसका मतलब है जो औसत आपने लिया है यहाँ पर 17-17-17, तो ये 17-17-17 तो नहीं रहेगा, ये 3 और जुड़ जाएगा। और 3 कहाँ से जुड़ेगा, ये 17 में से जुड़ेगा। 3 पंजे कितना हो गया, 15, बचा कितना, 2। तो 2 वर्ष जो है आपके इस 6th मेंबर की उम्र आ जाएगी, यानी 2 वर्ष बेबी की उम्र हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना था, बस ये मैंने लिख के बताया आपको, ज्यादा बस ध्यान से समझना है। देखिए आज अगर 5 बंदों का औसत 17 है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद ये 5 बंदों का औसत 20 होना चाहिए था, पर 20 ना हो के ये 17 ही है। और 17 कितने बंदों का है, 6 बंदों का। अब देखिए यहां से यहां में कितना बढ़ा, 3 वर्ष बढ़ा, और 5 की उम्र में 3 वर्ष बढ़ेगा, यानी 15 बढ़ जाएगा, यानी 15 इंक्रीज होना चाहिए, पर यहाँ 17 इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 वर्ष इंक्रीज हो रहा है बच्चे की उम्र की वजह से, यानी 2 ईयर जो है आपका बेबी का उम्र आ जाएगा। इसी चीज को आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं देखता हूं ध्यान से, अगर 5 बंदों की औसत 17 वर्ष है, 3 वर्ष पहले, अब कितनी हो गई, 20 हो गई, तो कितना हो गया टोटल, 20 पंजे 100। ये 5 का उम्र है। अगर बात करी जाए 6 की, 6 का औसत भी 17 है, तो यानी टोटल कितना हो गया, 102। यानी जो 2 वर्ष का गैप है वो किसका है, बेबी की उम्र है, यानी बच्चे की उम्र हो गई, यानी 2 साल बच्चे की उम्र आ जाएगी। यानी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए आपने देखा 5 बंदों की उम्र का औसत 17 था, जो कि अब 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100, यानी टोटल 100 हो जाएगा। तो आपने देखा 6 बंदों की उम्र जो टोटल 102 आ रहा है, उसमें 100 वर्ष तो इन्हीं के हैं, और 2 वर्ष जो है छठे मेंबर के हैं, जो कि बेबी हो गया, यानी 2 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इसका औसत निकालना है आपको। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये पेपर का ही क्वेश्चन है। सिंपल ही है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिए। देखिए एवरेज आपको निकालना होता है तो होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम अगर आप निकालते हैं 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90, डिवाइड करते हैं 3 से क्योंकि 3 टर्म है, तो पावर एक एक कम हो जाएगी। देखिए 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 और 3 की पावर 89, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन है देखिए, पर क्वेश्चन हो सकता है पहली बार आपको देखने को मिल जाए इस तरीके का। माइनस पावर में भी बन सकता है, प्लस पावर में भी बन सकता है। टोटल आप करेंगे 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, 3 से भाग करेंगे 29, 59, 89, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। 100 संख्याओं का औसत चौवालीस है। यदि इन 100 संख्याओं के साथ चार और संख्याएं ले ली जाए तो औसत 50 हो जाएगा। तो उन चार संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है ये भी। पहली 100 संख्याओं का औसत 44 है और इन 100 के साथ यदि चार संख्या और ले ली जाए तो औसत 50 हो जाएगा। तो अगली चार संख्याओं का औसत आपको बताना है। देखिए बात समझनी है ध्यान से। अगर मैं देखता हूं, देखिए 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 के साथ अगर चार और ले ली जाए तो औसत 50 हो जाएगा।
देखिए अब औसत जो है बढ़ रहा है, यानी जो नई चीजें ऐड हुई हैं उनका एवरेज इससे काफी अधिक रहा होगा। यानी आप एक बात देख सकते हैं, 50 का मतलब क्या है? 50 का मतलब है कि ये भी 50 होना चाहिए, ये भी 50 होना चाहिए, ये भी 50 होना चाहिए, और ये सभी वैल्यूज भी 50 होनी चाहिए। पर ये सभी वैल्यू कितनी है? 44 है। यानी 50 होने का मतलब है कि प्रत्येक वैल्यू में 6 और जोड़ना पड़ेगा। तो प्रत्येक वैल्यू में अगर आप 6 और जोड़ेंगे, और ऐसी कितनी वैल्यू हो गई? 100। तो ये सारी चीजें किसके पास होंगी? ये इन चारों के पास होगा। 600 प्लस 2 800। यानी जो चार संख्या आपने जोड़ी बाहर से, इनका योग कितना आ गया? 800 आ गया। और इनका अगर एवरेज निकालते हैं तो 800 बटा 4 यानी 200 आ जाएगा। देखिए बात समझने वाली है, ध्यान से समझिए। 100 संख्या का औसत 44 है। 100 के साथ अगर आप चार संख्या और जोड़ देते हैं तो औसत 50 हो जाएगा। 50 औसत 44 होने का मतलब क्या? ये सभी 44 हैं। अब आप इस बात पे एग्री हो गए, ये सभी 44 हैं। पर जब चार बंदे और जोड़े इसके अंदर तो एवरेज 6 बढ़ गई। 6 बढ़ने का मतलब है इन सभी को 6 बढ़ा दिया उसने। सभी को 6 बढ़ाने का मतलब है ये 6 इंटू 100 जो होगा वो इन चारों वैल्यूज के पास होगा। इनके पास 50 50 50 50 तो होगा ही होगा, साथ के साथ इसकी कमी भी ये ही पूरी करेंगे। तो यानी 200 प्लस 600 ये आपका 800 आ गया। तो यानी इन चारों का योग 800 होगा। अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 200 एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज इसका 200 आ जाएगा। इसी को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं, पहले 100 नंबर का औसत 44 है, 4 नंबर और जोड़े, इनका औसत मेरे को निकालना है। औसत हो गया 50। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। पहली 100 संख्या का औसत 44 है, अगली चार संख्या का औसत क्या होगा जिससे कि औसत 50 हो जाए? अब आप देखते हैं, अगर 50 में से 44 गया यानी 6। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 150 होगी। यानी कहने का मतलब है यहाँ आपका 150 आना चाहिए। यहाँ अगर 6 आ रहा है तो ये वाली वैल्यू इससे 6 कम है, तो ये वाली वैल्यू इससे 150 ज्यादा होगी। तो आंसर आपका 200 आ जाएगा। यानी 200 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए इन 100 का औसत 44, इन चार का औसत क्या हो जो औसत 50 हो जाए? तो 6 यूनिट आ गई है, 4 यूनिट की वैल्यू 6 है, 100 यूनिट की 150 होगी। 150 इसके अंदर जुड़ जाएगा। इसी के अंदर देखिए अगर ऑप्शन होते हैं आपके पास तो आप डीएस लगा के भी कर सकते हैं सेम क्वेश्चन को। अगर मैं देखता हूं, देखिए 100 का औसत है 44, 4 का औसत आपको निकालना है, और 104 का औसत आपको दे रखा है 50। 100 का औसत 44 है, यानी टोटल ये हो गया। बची हुई 4 का औसत क्या है वो यहाँ पर लिखना है। और 50 का औसत, 104 का औसत हो गया 50। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं डीएस लगाता हूं तो देखिए 5 पंजे 25 यानी 7, 8 एकम 8, 7 में से 8 गया, -1 बचेगा। -1 का मतलब 8 होता है।
और ये आ गया 4 × ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 ये है 4 ये है, × 7 करेंगे यानी 2 आ जाएगा। तो आपने देखा जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन होते हैं तो मैं डीएस से ही काम करता है इसके अंदर। तो देखिए डीएस से भी आप कर सकते हैं, पहला तरीका भी बताया मैंने आपको, एलिगेशन का तरीका भी बताया। तो देखिए एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये इसी पैटर्न से हो सकता है। आप कई बार कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, कई बार मिक्स एलिगेशन लगा लेते हैं, कई बार आप अपना कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, यानी जरूरी नहीं है किसी एक पैटर्न से ही उसका क्वेश्चन हल हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अट्ठाईस विद्यार्थियों का गणित में औसत अंक 50 था। 8 विद्यार्थी छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाते हैं। तो औसत 5 बढ़ जाता है। तो उन विद्यार्थियों द्वारा कितना औसत पाया गया होगा। जो विद्यालय छोड़ के चले गए। ध्यान से देखिए, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है।
देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 28 बच्चों का औसत 50 है और 8 बच्चे चले जाते हैं, यानी 20 का औसत 55 है। यानी आप ध्यान से अगर देखें, इसका टोटल हो गया 1400, इसका हो गया 1100, बचा 300 और 300 को 8 से भाग करेंगे, आंसर आपका 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 आपका एवरेज आ गया उन बच्चों का जो विद्यालय छोड़ के चले गए। 28 का औसत 50 है यानी 1400 टोटल हो गया, 20 का औसत 55 है यानी 1100 हो गया, 300 वो बचे जो 8 छोड़ के चले गए, जो 8 छोड़ के चले गए उनका टोटल 300 है, औसत आ जाएगा 37.5। इसी को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं, अगर मैं यही लिख देता हूं, 20 बच्चों का औसत 55 है, 8 जो छोड़ के गए, मतलब 8 जो छोड़ के गए उनका औसत आपको निकालना है, और 28 यानी टोटल का औसत आपको 50 दे रखा है। अगर आप देखते हैं 8 यूनिट की वैल्यू 5 है, 55 में से 50 जाएगा, 5 आएगा, 20 की निकालेंगे 12.5 आएगी, और 12.5 क्या होगी, इससे कम होगी, यानी आंसर आपका 37.5 हो जाएगा। तो एवरेज आपको निकालना है, जो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप यहां से भी निकाल सकते थे कैलकुलेशन करके, आप यहां से भी निकाल सकते थे, यानी दोनों में बात एक ही पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपको दोनों पता होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का क्वेश्चन में देखिए काफी बार आ जाता है। पांच विद्यार्थियों द्वारा पाए गए औसत अंक 50 थे, बाद में ये पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 48 की जगह 84 पढ़ लिए जाते हैं, तो सही औसत होगा। यानी जो मार्क्स उसके 48 थे वो 84 पढ़ लिए गए, तो इसकी वजह से औसत में कितनी गड़बड़ी होगी ये आपको कैलकुलेट करके नई औसत निकालनी है। बात को ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आपको बताया गया था, एक एग्जांपल मैंने लिया था कि भाई A-10, B-10, C-30 और D सेम रखा था मैंने। तो मैंने आपसे ये बोला था कि भाई नेट आप सबसे पहले किस पे काम करेंगे, सम पे। सबसे पहले आप ये देखेंगे टोटल में कितना अंतर आ रहा है, प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। तो प्लस या माइनस के हिसाब से एवरेज के आगे प्लस या माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि भाई अगर आप टोटल देखते हैं,
टोटल में आपने देखा कि इतने की गड़बड़ी है, उसके बाद आप निकालेंगे कि एवरेज में कितनी गड़बड़ी है, उसे एन से डिवाइड करके। अगर मैं देखता हूं पहले जो एवरेज थी वो क्या थी, 50 थी। जो नई एवरेज होगी, देखिए जो नई एवरेज आनी चाहिए वो 50 से कम आनी चाहिए, ए माइनस। क्योंकि ये कब आई, जब 84 पढ़ लिया गया 48 की जगह, यानी ज्यादा पढ़ लिया गया, यानी ये जो है एवरेज ज्यादा है, एवरेज इससे कम होनी चाहिए असली जो एवरेज है। अब आपने देखा टोटल में कितने का फर्क पड़ेगा, टोटल में अगर आप देखते हैं 48 और 84 यानी 36 का फर्क पड़ेगा। ये फर्क पड़ा टोटल के अंदर, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एवरेज है नई वाली, ये पुरानी वाली। एवरेज में कितना अंतर पड़ेगा, डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा आपका 7.2, यानी 50 में से 7.2 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 42.8। तो 42.8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी नई एवरेज ये हो जाएगी। यानी नई एवरेज का मतलब असली में एवरेज ये थी, ये आनी चाहिए थी, पर क्योंकि 48 की जगह 84 पढ़ लिया गया, इसलिए एवरेज में गड़बड़ी हो गई और एवरेज 50 आ रही थी। तो आपको वापस वही एवरेज निकालनी है कि पुरानी एवरेज कितनी थी। उसके लिए आपने क्या करा, जो 50 थी उसमें से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ज्यादा पढ़ लिए हैं, तो एवरेज जो असली होगी वो इससे कम होगी। अब आपने देखा टोटल में कितनी कमी होगी, 36 की। एवरेज में कितनी कमी होगी, 36/5 यानी 7.2 की। घटाएंगे इसे 42.8, आपका आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आए हुए एग्जाम के अंदर। आठ संख्याओं का औसत बीस है। यदि पहली दो संख्या का योग 31 है, अगली तीन संख्या का औसत 21 1/3 है, और सातवीं और आठवीं संख्या छठी संख्या से 4 और 7 अधिक है, तो आठवीं संख्या होगी। ये आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके 20, 25, 21.6, 25.3। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये 2-3 बार। देखिए सही बताऊं तो मेरे एग्जाम में भी आया था एक बार, पर मुझे तो आंसर याद था, मैंने पहले से ही आंसर याद कर रखा था, 25 आंसर आएगा। आप भी कर सकते हैं, देखिए हो सकता है किस्मत काम कर जाए और आपको सेम क्वेश्चन आ जाए। मेथड भी हम देखेंगे क्या होगा।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर याद करते हैं तो क्वेश्चन भी याद रखिएगा ढंग से, केवल आंसर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर याद कर लेते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन में भी जो टर्म इन्वॉल्व है वो भी आप देखिएगा क्या क्या है। बाकी हम बना तो सकते ही हैं, देखेंगे कैसे बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है। अगर मैं देखता हूं 8 संख्याओं का औसत 20 है, यानी टोटल हो गया 20 इंटू 8, 1 से लेके 8वीं तक। पहली दो संख्या का योग 31 है, इसमें से पहली और दूसरी आपने घटा दी। अगली तीन का औसत 21 1/3 है, यानी 3 4 5 का औसत ये है। टोटल क्या होगा इसका 3 गुना, 63 और एक 64, 64/3 है। इसे आप 3 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये आगे आपका क्या मिलेगा, 1 से लेके 5 तक घटा दिया तो बचा 6 7 8। यानी डायरेक्ट एक स्टेप पे लिखना है, ऐसा नहीं है इंडिविजुअली आप सम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक लाइन में लिखना है सीधा, 160 माइनस 31 माइनस 64। सॉल्व करेंगे अगर तो देखिए 160 माइनस 95 जो कि आपका 65 आ जाएगा। अब उसने एक कंडीशन और दे रखी है कि जो 7वां और 8वां नंबर है वो छठे से 4 और 7 अधिक है। यानी अगर ये x है, x प्लस 4, x प्लस 7, तो यानी x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ 11 घटाएंगे 54 आ जाएगा, 54/3 यानी 18 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको नंबर निकालना है कौन सा, 8वां नंबर निकालना है। 8वां नंबर यानी ये x प्लस 7, तो x प्लस 7 आपका 25 हो जाएगा, यानी 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी देखिए डिपेंड करता है इस पे, अब डिपेंड करता है इस पे कि x की वैल्यू आ गई 18। अब आपसे पूछा क्या गया, हो सकता है x प्लस 4 पूछा हो या x पूछा हो। x अगर पूछेगा तो 18 ही आंसर आ जाएगा, x प्लस 7 पूछेगा तो 25 आंसर आएगा। पर लिखने वाला पार्ट ज्यादा नहीं है इसके अंदर, कोशिश कीजिए क्वेश्चन अगर आपने पहले से किया हुआ है तो हार्डली 20 सेकंड में मानता हूँ, 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1 से लेकर 8 तक का टोटल आ गया, ये 1 से 2 का ये आ गया, 3 से 5 का ये आ गया, बचा 6 7 8, वो 65 है। 65 में 11 घटाएंगे 54,
54 तीनों में बराबर बटेगा यानी 18। तो 18, 22 और 25 यानी थर्ड आंसर हो गया आपका 25 यानी 8वां संख्या। आइए करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुत्र की शादी के वक्त पति पत्नी और पुत्र का औसत 42 वर्ष था। शादी के 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो शादी के वक्त तो शादी के वक्त बहू की उम्र क्या होगी। देखिए शादी के वक्त आपको बहू की उम्र बतानी है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पुत्र की शादी के वक्त पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो बहू की उम्र शादी के वक्त क्या रही होगी। ये भी
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हो चुका है काफी बार। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ और सन की आयु जो है वो 42 वर्ष है। औसत आपको दे रखा है शादी के वक्त। यानी 6 वर्ष पहले। यदि अब आप इनका औसत निकालेंगे तो औसत आ जाएगा 48। और प्रेजेंट में आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, हस्बैंड वाइफ सन, ये डॉटर इन लॉ, और ये चाइल्ड दे रखी है। अब देखिए बात समझनी है आपको। बात समझनी है आपको। अगर आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ सन के औसत 48 है। टोटल आप देखेंगे 48 इंटू 3 यानी 144 हो जाएगा। टोटल आप देखेंगे 36 इंटू 5 यानी 180 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं तो अंतर आ जाएगा 36 का। और 36 वर्ष किसकी उम्र हो गई? इन दोनों की। अब 36 वर्ष जो उम्र है वो इन दोनों की है। इसके अंदर बच्चे की उम्र 5 साल है। यानी इसकी उम्र, डॉटर इन लॉ की उम्र आ जाएगी 36 माइनस 5 यानी 31। और ये उम्र आएगी इसकी आज की डेट में। और आपको निकालनी है 5 वर्ष 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 31 माइनस 6। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में दोबारा से भी रिपीट हो सकता है। एक बार दोबारा से समझेंगे पूरी डिटेल में। इन तीनों का औसत 42 वर्ष था। 6 वर्ष पहले आज कितना होगा? 48 वर्ष। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया गया था, सबके अंदर 6 बढ़ेगा तो औसत में भी 6 बढ़ जाएगा, 48 हो गया। टोटल आप देखेंगे 48 इंटू 3 यानी 144 हो गया। इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन आपको और दे रखी है। इन पांचों की औसत आयु अब 36 वर्ष है। टोटल कितना हो जाएगा? 180। टोटल अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 36 वर्ष का आएगा। तो इन तीनों का टोटल आपको 144 दिया हुआ था, इसका 36 होगा तब जा, क्योंकि बच्चे की उम्र 5 साल है तो 5 इसमें से घटा देंगे, 31 साल आ जाएगी इसकी प्रेजेंट एज। और आपको इसकी एज निकालनी है एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी 6 वर्ष पहले। तो 6 हम इसमें से घटाएंगे तो 25 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आज के लिए हम बेसिकली इतना ही करेंगे। जितने क्वेश्चन हमने किए उसे घर पे जाके रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसके एवरेज के ऊपर बन सकते हैं। देखिए एवरेज करते वक्त एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो कैलकुलेशन है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है मोस्टली कैलकुलेटिव ही आता है। आसान क्वेश्चन बहुत कम ऐसा होता है पेपर में पूछा जाएगा। प्री में आपसे पूछा जा सकता है पर मेंस में नहीं पूछा जाएगा। मेंस में कैलकुलेटिव पार्ट ही आएगा। हम अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में
15 में इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, 16 में इसके क्वेश्चन भी देखेंगे जो एवरेज के बेस थे। यानी उन सारे क्वेश्चन को आप डीएस लगा के या एमजी कॉन्सेप्ट लगा के या लास्ट डिजिट लगा के आप कर सकते थे। तो इन पे एक खास ध्यान आपको रखना है।